नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, ये हमारा जो सेल का जो दूसरा लेक्चर है जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, सेल यानी कि जो कोशिका है उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सेल होगा, जितना भी सेल का पार्ट है, जितने भी सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली होते हैं, सब कुछ हम इसी एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। इस छोटी सी क्लास में आपका पूरा का पूरा सेल ख़त्म हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो सेल है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो कोशिका को जब हम देखेंगे तो हमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक तो होगी आउटर लेयरिंग, या फिर हम कहें आउटर कवरिंग, यानी कि किसी भी सेल के हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके बाहर हमें एक क्या देखने को मिलेगा, एक आवरण देखने को मिलेगा। ठीक, और उस आवरण के बाद, उस आवरण के अलावा उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इनर पार्ट, यानी कि अंदर कुछ लिक्विड पार्ट भरा हुआ दिखेगा। तो देखो, जो बाहर की तरफ लेयर होगी उसको हमने आउटर लेयरिंग कह दिया, यानी कि कोशिका के बाहर जो परत होगी उसको आउटर लेयरिंग कह दिया। और जो कोशिका के अंदर होगा इनर पार्ट, उसको अंदर जो लिक्विड पार्ट भरा होगा उसको कहा इनर पार्ट। और इनर पार्ट अभी बाद में देखेंगे, पहले आउटर लेयर देख लेते हैं। तो कोशिका, देखो यहाँ जो कोशिका की बात हो रही है वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों की बात हो रही है। ठीक, आउटर लेयरिंग में, यानी कि किसी भी कोशिका के आउटर लेयरिंग में जो ऊपर से लेयर होती है, उसमें अगर हम सबसे पहली चीज़ देखें तो एक, अगर हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की, किसकी, प्लांट सेल की। तो प्लांट सेल जब भी हम देखते हैं किसी भी प्लांट सेल को, तो उस प्लांट सेल के ऊपर क्या चढ़ी होती है, एक मोटी सी एक भित्ति चढ़ी होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं, या उसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ चढ़ी होती है, ये कोशिका के सबसे बाहर की तरफ चढ़ी होती है। तो सबसे पहली जो आउटर लेयर या आउटर, यानी कि जो बाहर से जो परत चढ़ी हुई है, उसमें एक कैटेगरी, एक चीज़ हो गई सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। लेकिन ये स्पेशली किन में मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। इसके बाद जो दूसरी लेयरिंग है वो कौन है, वो है सेल मेम्ब्रेन, या उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या इसी को हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ये एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल के सबसे बाहर ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो लेयर, ये क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप प्लांट में बात करें तो प्लांट में सबसे बाहर देखने को मिलेगी सेल वॉल, और अंदर की तरफ एक और लेयर देखने को मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की, अगर हम बात करें किसकी, एनिमल सेल की, चाहे हम बात करें किसकी, प्लांट सेल की, तो दोनों में ही आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। लेकिन सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगी। तो आपने आउटर लेयरिंग, आपने उसके बाहर की परत देख ली किसी भी कोशिका की। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करते हैं इनर पार्ट की, यानी कि अंदर के भाग की। तो अंदर की जब हम बात करते हैं तो इस सेल के अंदर जो पूरा लिक्विड वाला पोर्शन है, चाहे न्यूक्लियस के भीतर जो भी लिक्विड हो, पूरे इस सेल के भीतर इतना वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, पूरे सेल के भीतर के लिक्विड को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और इस प्रोटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो द्रव है या लिक्विड है, उस पार्ट को हम क्या, किस नाम से जानते हैं, प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसको मैंने फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में। एक तो है आपका साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस चीज़ को समझिए, ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि केंद्रक द्रव। और इस सेल के इतने वाले हिस्से में, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को छोड़ के इतने हिस्से में जो ये लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को क्या कह देंगे हम, साइटोप्लाज्म। और जब बात आएगी पूरे लिक्विड की, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर भरा हो चाहे इस सेल के इतने वाले हिस्से में भरा हो, तब अपन क्या शब्द यूज़ करते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं इस साइटोप्लाज्म में, यानी इस कोशिका द्रव में कौन कौन से ऑर्गेनेली या हम कहें कोशिका अंगक पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, कोशिका अंगक या फिर इस कोशिका के भीतर, जैसे कि इस कोशिका की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि लाइसोसोम, जैसे कि वैक्यूल, सब साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेली को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो कुछ ऑर्गेनेली ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ए मेम्ब्रेनस का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन
नहीं पाई जाती, यानी कि ऐसे ऑर्गेनेली जिनमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती हो, यानी कि जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हो, ऐसे ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं? तो पहले आप जिनमें नहीं पाई जाती उनको देख लीजिए। तो सबसे पहला है राइबोसोम। तो राइबोसोम ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनके ऊपर कोई भी क्या नहीं पाई जाती, झिल्ली या मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए इनको ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी है वो है आपका सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है आपका न्यूक्लियोलस, जिसको केंद्रिका के नाम से जानते हैं। तो देखो केंद्रक के अंदर ये देखो, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनेली होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। ये न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियोलस है। तो केंद्रिका आपकी कैसी है? ये आपकी ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। ठीक, तो ये हो गया ए मेम्ब्रेनस वाले ऑर्गेनेली जिनमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो कौन सी कैटेगरी हो गई? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, यानी ऐसे ऑर्गेनेली जिनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाए या फिर एक मेम्ब्रेन पाई जाए। तो अब देखो इनकी भी दो कैटेगरी है। तो ऐसे ऑर्गेनेली जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाए, यानी कि ऐसे ऑर्गेनेली जिनके ऊपर जिनके ऊपर दो मेम्ब्रेन यानी कि दो झिल्ली पाई जाती हो, ऐसे ऑर्गेनेली। तो देखो जो डबल मेम्ब्रेनस वाले हैं उनको देखें तो सबसे पहली चीज़ है पहला डबल मेम्ब्रेनस, यानी कि दो झिल्ली ऊपर पाए जाने वाले ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनेली हैं जो साइटोप्लाज्म में है। तो सबसे पहला जो है वो कौन है? वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोई एक लेयर ये हो गई, एक लेयर अंदर ये हो गई, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो दो झिल्ली हो गई, डबल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाद फिर हम अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी क्या होता है? दो लेयर देखने को मिलेंगी। तो एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। इसी प्रकार से आपके न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और इनमें जो ये खाली ये जो जगह दिखाई दे रही है इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, यानी कि केंद्रक छिद्र। यहीं से कोई भी मटेरियल अंदर या बाहर आ जा सकता है। तो इसमें भी आपको एक आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। तो ये कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेनस। तो डबल मेम्ब्रेनस में कौन कौन हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं आपके सिंगल। देखो आपको क्या करना है, पहले ए मेम्ब्रेनस याद कर लेने हैं, उसके बाद डबल मेम्ब्रेनस याद कर लेने हैं। इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सब किस में डाल देना है? सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी कि सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो इसमें आता है आपका ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद कुछ माइक्रो बॉडीज़ हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैं या गोल्जी अपरेटस है, वैक्यूल्स हैं यानी कि रिक्तिका है, लाइसोसोम है, आपके साइटोस्केलेटन्स हैं, आपके पैरोक्सिसोम है। साइटोस्केलेटन की कैटेगरी में अगर देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये आपकी सेल की स्ट्रक्चर, यानी कि सेल में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी की सारी एक ही चार्ट में आपकी समअप हो गई। तो आपको लेक्चर कैसा लगा? इस लेक्चर को आपको पढ़ के कितना अच्छा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।